हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से अभी तक करंट करंट अफेयर, ज्योग्राफी इसमें दोनों हो चुकी हैं, इंडिया का भी और मैपिंग के पर्सपेक्टिव से जितने भी कॉन्टिनेंट है वो करा दिया है। आपका सी सेट चल रहा है। सी सेट का एक वीडियो और आएगा कल, जिसमें हम कम्युनिकेशन के जो भी PYQs हैं 2020 से लेकर के 23 तक का उसको देखेंगे। और पॉलिटी के अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरी क्लास आपके सामने आने वाली है। तो अभी तक प्लीज़ ये इतना कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो इतना भी अगर आप कर लेंगे ना तो PCS के लिए आप बहुत शानदार लड़ाई लड़ सकते हैं। यूपी का PCS जो 22 दिसंबर को होने वाला है, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर को टैकल कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है, आप अच्छे से इन वीडियोज़ को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस पे मैं एक स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग एक वीडियो जल्द ही आपके सामने 1-2 दिन में पेश करने वाला हूँ कि अब जो आपके पास 15-20 दिन बचे हैं उनमें किस तरह से अपने आप को पेपर के रिगार्डिंग ढालें और क्या क्या इम्पोर्टेंसी जो टॉपिक है उनको आगे कैरी करें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी का एक पार्ट रहेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडिकेट करेंगे। तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी के, जिसमें हम देखेंगे आज पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों हो चुके हैं। जाकर के वीडियो देखिएगा ठीक है, इन दोनों पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो, ये पूरा जो सीरीज है टू द पॉइंट चल रहा है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा नंबर गेन करें। ठीक है, चलते हैं पार्ट 3 भाग 3 में आपके पास आते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया? USA से लिया हुआ है, और यह है आर्टिकल 12 से 35 तक चलता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। हाँ जी, कहा जाता है। वो कैसे कहा जाता है ये कहानी बताएंगे। दूसरा, ये जस्टिसेबल है, न्याय संगत होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि न्याय संगत का मतलब होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। दैट मीन्स कोर्ट से हम अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, USA से हमने यहाँ पे ले ही है। और जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है वो क्या आइडिया रिप्रेजेंट करता है? वो आइडिया करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और ये क्या गठित करता है? रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, न कि किसी आदमी का नियम। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इज क्लेम ऑन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम आपसे पूछें कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो वो एक क्लेम है। ठीक है, क्लेम किस पर है? गवर्नमेंट पर है। ठीक है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है आपका जनता के लिए। क्यों? क्योंकि जनता अपने अधिकारों के लिए सरकार से क्लेम मांग रही है कि भाई ये अधिकार हमारा है, हमको ये अधिकार दीजिएगा। और अधिकार आपको पता है भारत में छीनने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकारें कोई भी आ जाए वो दमन करती है और अपनी पावर को वो यूज़ करती है। तो जब पावर का इस्तेमाल होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है वो सरकार के सामने खड़ा हो जाता है और वह कोर्ट के माध्यम से लागू किया जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें हैं वो नेगेटिव फील करती हैं और पॉजिटिव फील करते हैं पीपल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि फंडामेंटल राइट्स क्या है? क्लेम है। क्लेम का मतलब होता है हक। ये हक है किसका? जनता का। और जनता किससे मांग रही है हक? सरकारों से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब हमने देखा है कि ये आर्टिकल 12 से 35 तक चलता है। तो आर्टिकल 12 में क्या है? यहाँ पर स्टेट को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, स्टेट क्या होते हैं? स्टेट सरकारें होती हैं, स्टेट सरकारी संस्था होती हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, संसद होती है। ठीक है, आपका जुडिशरी कॉम्प्लेक्स होता है, जितने भी जुडिशियल बॉडी हैं उनके भवन होते हैं। आपका विधान मंडल या विधानसभा, विधान परिषद के जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ पर भी भारत की जनता का हक है तो वो है राज्य की परिभाषा में शामिल होगा। दैट मीन्स वी कॉल स्टेट। इट्स क्लियर? ठीक है। नंबर, अगर हम देखें आर्टिकल 13 है, तो आर्टिकल 13 डिफाइन करता है कानून का नियम, रूल ऑफ लॉ। ये क्या बोल रहा है? रूल ऑफ लॉ की फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी कानून होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट में उनको रिव्यू
किया जा सकता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बहस है कि आर्टिकल 13 में किस तरह से किन किन कानूनों को बहस में लाया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। तो उस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे, वो मेंस का टॉपिक है। हमारा मेन मकसद अभी क्या है कि कम समय में कैसे सिलेक्शन लेके आगे बढ़े, क्योंकि जब आप PYQs देख रहे होंगे तो PYQs डायरेक्टली ही बात कर रहा है। ठीक है, अब जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है वो कितने होते हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे पास देखिएगा, फर्स्ट जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, ये चलता है आपका 14 से 18 आर्टिकल तक। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, ये चलता है 19 से 22 तक। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये चलता है 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ठीक है, तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके डिवीजन हैं, वो कितने हैं? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही लिखा है, तो जो भी आपको भाषा अच्छी लगे उसमें आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से 1 to 1 डिक्टेट करना शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जस्ट वेट। पहला है हमारे पास समानता का अधिकार। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि आर्टिकल 14 से 18 के अंदर में हमने समानता का अधिकार, दैट मीन्स राइट टू इक्वलिटी का जो क्लॉज डाला है फंडामेंटल राइट्स में, ये क्यों डाला है? ताकि भारत के अंदर में जो भी समय से चला आ रहा एक डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं, वो है आगे कंटिन्यू ना रहे। इससे समाज का हर एक वर्ग का व्यक्ति देश की मुख्य धारा से जुड़े और देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में अपनी स्थिति उपस्थित करे। तो इसलिए समानता के अधिकार को डाला जाता है फंडामेंटल राइट्स में, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक मेंशन किया जाता है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? कानून के समक्ष समानता व कानून की एक समान रक्षा, दैट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कानून के सामने सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, चाहे वह एक गरीब आदमी क्यों ना हो और चाहे वह भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश के द्वारा कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारे पास इसी कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 14 में बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कानून है वह सभी को समान प्रोटेक्शन, समान रक्षा देगा, चाहे वह गरीब है, चाहे वह भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। तो इस आर्टिकल का भारत के ताने बाने में बहुत बड़ा रोल होता है। आर्टिकल 14 है जो है वो सभी पर लागू होगा, दैट मीन्स देसी और विदेशी। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडियन ऑल्सो फॉरेनर, दोनों पर ये एप्लीकेबल है। कानून नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसका सीधा मतलब यही है आर्टिकल 14 का। ठीक है, कानून। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है? भेदभाव की रोकथाम, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। कुछ आधार हैं जिस आधार पर भेदभाव को किया जाता था या किया जाता है, तो उनको आर्टिकल 15 बैन करता है। वो अधिकार क्या, कौन से ग्राउंड है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल और केवल, ओनली। ठीक है, इनके अलावा अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वह आर्टिकल 15 के अंदर में मेंशन नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ओनली रिलीजन, नस्ल, रेस, जाति, लिंग और जन्म स्थान, दैट मीन्स जेंडर एंड द बर्थ पैलेस, अगर इनके आधार पर भेदभाव होगा तो वह आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर वही बोला है कि इन आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें बोलता है, आर्टिकल 15 के अंदर में क्लॉज आता है कि जो राज्य है, राज्य दैट मीन्स वही जो आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा है, कमजोर वर्गों के लिए जैसे ओबीसी, वुमेन व सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नीति बना सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 15 का जो 4th क्लॉज है वह ओबीसी के लिए आपका राइट्स प्रोटेक्ट करता है, और आर्टिकल 15 का 5th जो क्लॉज है
वो EWS के लिए राइट्स प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों आर्टिकल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आर्टिकल 15 के अंदर में। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 के अंदर में बोल रहा है रोजगार में समान अवसर, दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो भी हमारे पास अवसर हैं जहाँ पर सरकार एडवर्टीज़मेंट जारी करती है, उस एडवर्टीज़मेंट में कहीं पर भी गवर्नमेंट सरकार स्टेट मेंशन नहीं करेगी कि भाई हम राज्य की धर्म, ठीक है, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं करेंगे, ये मेंशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह सरकारी सेवाओं में आ सकता है। ये रास्ता आर्टिकल 16 के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम डोमिसाइल की बात करें, जन्म स्थान की बात करें, तो यह अधिकार केवल और केवल भारत की संसद के पास है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आर्टिकल 16 का 6 जो है वो EWS के लिए लागू होता है, और आर्टिकल 16 का 5th क्लॉज जो है वो OBC के लिए लागू होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, अबॉलिश ऑफ टाइटल्स। यहाँ पर आर्टिकल 18 में बोला गया है कि केवल ओनली सेना और शिक्षा के क्षेत्र में इस उपाधि को लगाया जा सकता है, लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल अवार्ड भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब 3 ही क्राइटेरिया के आधार पर हम उपाधि लगा सकते हैं, तो सेना, दूसरा शिक्षा एंड द थर्ड इज नेशनल अवार्ड। आई होप आपने जो आपके पास समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 से 18, उसके संबंध में आर्टिकल को पढ़ा है, अच्छे से समझा भी है, क्योंकि यहाँ पर हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और जिससे आप अपना सिलेक्शन लेकर निकल सकें। दूसरा आपके पास आता है आज़ादी का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, आपका आर्टिकल 19 से 22 तक चलता है। ये केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये पूछा जाता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो विदेशी नागरिकों के लिए भी एप्लीकेबल हैं, और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल भारत के जो मूल निवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनके लिए शामिल है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में हमारे पास 6 आज़ादी है। ठीक है, जब आज़ादी है तो इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन भी क्या होते हैं वो भी देखेंगे। 19 में 6 आज़ादी है, तो इसमें पहली आज़ादी क्या होती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल 19 में ही है राइट टू फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ये कौन सी आज़ादी की बात कर रहा है कि भाई जो आपके पास अभिव्यक्ति है तो वो कितनी आज़ादी रखेगा? 6। पहली बोलने की आज़ादी जैसे प्रेस, दूसरा शांतिपूर्वक सम्मेलन की आज़ादी, थर्ड संघ बनाने की आज़ादी, फॉर्म द यूनियन, एंड द फोर्थ इज भारतीय क्षेत्र सीमा में बिना रोकथाम के घूमने की आज़ादी। मतलब आप भारत के किसी भी अंग में, किसी भी पार्ट में फ्रीली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन यही है कि जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं, उसको आप हार्म न करें। नेक्स्ट 19 का 5 जो आज़ादी है भारतीय क्षेत्र में रहने की आज़ादी। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से रह सकते हैं। नेक्स्ट आती है 6 कारोबार, दैट मीन्स प्रोफेशन, व्यापार की आज़ादी, राइट टू प्रोफेशन। अब इसे जो आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी था इसको डिलीट किया गया और उसके स्थान पर राइट टू प्रोफेशन सब जो आज़ादी है इसको जोड़ा गया। जो राइट टू प्रॉपर्टी है आपकी, यह अब कानूनी अधिकार है, दैट मीन्स लीगल राइट्स है। इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के एक्ट से ख़त्म किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि जब सरकार इंफ्रा की बात करती थी, सरकार अपने ढांचे को सुधारने की बात करती थी, तो उसको खेत, ज़मीन सब कुछ लेना पड़ता था, अधिग्रहण करना पड़ता था, जिसके संबंध में जो लोग थे जिनके जो मालिकाना हक रखते थे वह कोर्ट में जाकर बैठ जाते थे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ द फंडामेंटल राइट्स दैट टाइम, नॉट नाउ। ये अब कैसा है? लीगल एक्ट है।
ठीक है, लीगल राइट्स है। ठीक है, अब आर्टिकल 20 देखें। आर्टिकल 20 बोलता है अपराध के संबंध में अधिकार, दैट मीन्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अभी जो आपके पास अपराध के संबंध में अधिकार वो 3 अधिकार है। 3 अधिकार क्या है ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हो और आता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, दैट मीन्स तय कानून के आधार पर सजा। लेट सपोज यहाँ पर एक आदमी है ए, ठीक है, इसने आज 28 नवंबर में कोई मर्डर किया है, ठीक है, और इसको जो सज़ा निर्धारित होती है वो होती है 30 नवंबर को। अब 29 नवंबर को संसद के द्वारा मर्डर की जो सज़ा है उसको बदल दिया जाता है, लेकिन इस पर जो चार्जेस फ्रेम होते हैं वो कब होते हैं 28 नवंबर को। तो जो सज़ा होगी उसको उस कानून के आधार पर होगी कि 28 नवंबर को जो कानून लागू होता था मर्डर के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स यही है कि तय कानून के आधार पर सज़ा, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर प्रोविज़न ये है नो डबल जियोपार्डी, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि 2 बार सज़ा नहीं होगी एक अपराध पर, ठीक है। नंबर 3 नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, स्वयं को लेकर के गवाही दे सकता है, इतना आज़ाद है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 बोलता है जीवन जीने का अधिकार, वो भी कैसा सम्मान पूर्वक ढंग से, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं राइट टू लाइफ। सीधा मतलब है कि सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। और यह आर्टिकल 21 सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर में बहुत सारे प्रोविज़न हैं, तो ये एक अलग कहानी है कि क्या क्या है। ऐसे आपके पास आता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 21 में शामिल होता है। ऐसे ही ड्रिंकिंग वाटर का आता है, ऐसे ही आपके पास सेफ इन्वायरमेंट का आता है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं 21 में, सब क्लॉजेज में, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A। अब यहाँ पर ये बोला गया था कि जो आर्टिकल 21A है वही आर्टिकल 21 है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 ये क्या बोल रहा है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कैसे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी है, केवल एलिमेंट्री एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा में। एज इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, 6 से 14 वर्ष। और ये जो आर्टिकल है ये दैट मीन्स राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा जाता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एज याद रखिएगा और ये एक्ट याद रखिएगा कब आता है, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें बनता है कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। तो प्लीज़ अच्छे से रिकॉल कीजिएगा, इसको बार बार सुनिएगा, वीडियो को 1.5 पर लगाकर ही सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटी गलत कर रहे हैं तो आप रेस से बाहर हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी के संरक्षण में बचाव, ध्यान रखना है। अब ये भी जो आर्टिकल 22 है ये भी आपका भारतीय और विदेशी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो अरेस्ट का प्रोविज़न है वो 2 तरीके से बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है पुनिटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि कोर्ट के माध्यम से सज़ा दी जाएगी आपको, ठीक है। आपने कुछ क्राइम किया है, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा, वहाँ से पूरी प्रक्रिया चलेगी और उसके माध्यम से आपको सज़ा का प्रावधान है। तो अगर वह इस तरह की कंडीशन में अरेस्ट हो रहे हैं तो वो पुनिटिव डिटेंशन होगा। दूसरा आता है आपके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन, दैट मीन्स नज़रबंद। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि कानून की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को जिससे व्यवस्था भंग हो सकती है, मान के चलो आप ए नाम के प्राणी है ए, यह अपने इलाके में, अपने शहर में बहुत ही ज़्यादा दमखम रखने वाला इंसान है। इसकी एक फ़ोन कॉल से शहर में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। तो इसी संबंध में इसको गिरफ्तार किया जाता है और उस गिरफ्तारी को बोलते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन।
कि भाई जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े, तो बेटर है इसी एक आदमी को अगर आप गिरफ्तार कर लें तो व्यवस्था एज यूजुअल बनी रहेगी। तो इस तरह का जो कानून है, जो गिरफ्तारी है, उसको प्रिवेंटिव बोला जाए, ठीक है, नज़रबंद। दूसरा कि अगर हम गिरफ्तारी के संबंध में बात करें तो केवल और केवल संसद के पास ये अधिकार है कि वह गिरफ्तारी के संबंध में कानून बनाए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसमें आर्टिकल 23 और 24 की बात होती है। आर्टिकल 23 में क्या बोल रहा है कि बंधुआ मजदूर व मानव तस्कर पर रोक लगे, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है। तो ये भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है आर्टिकल 23। मानव तस्कर और बंधुआ मजदूर बंद है। आर्टिकल 24 ये बोलता है कि कारखानों में, ठीक है, जो जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं या इंडस्ट्री हैं उनमें बच्चों के रोजगार पर रोक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। वे कौन से बच्चे? एज इंपॉर्टेंट है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, और कैसा काम कर रहे हो? जोखिम भरा, हैजार्ड जो भी काम होगा वह बंद करना पड़ेगा आर्टिकल 24 के अनुसार, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि 6 से 14 हमारे पास क्या प्रोविजन है? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ठीक है। तो ये बोलता है आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? धर्म की मान्यता, प्रगति, अपनाना, इन तीनों की हमारे पास आज़ादी है, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की रीति को अपना सकता है, कानून को मान सकता है, ठीक है। तो इस पर रोक नहीं है, सबको अधिकार है अपने अपने धर्म की व्याख्या या उसको प्रोग्रेस करने का। दैट मीन्स क्या बोल रहा? राइट टू कंसाइंस, चेतना का आज़ादी है। राइट टू प्रोफेस, अपनाना सकते हैं। प्रैक्टिस, लागू कर सकते हैं, उसके रीति रिवाज कस्टम को अपना सकते हैं, और उसके प्रचार प्रसार में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आर्टिकल 26 बोलेगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी है। दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकता है, उनको प्रबंध कर सकता है, उतनी उसके पास आज़ादी है। आर्टिकल 27 धर्म के प्रचार में करों का पैसा से आज़ादी। दैट मीन्स अगर हम किसी भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं किसी भी रिलीजन को, तो उसमें टैक्सेशन का पैसा लागू नहीं होगा, ठीक है। कोई भी, दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देगा धर्म के आधार पर। जैसे पहले जजिया सिस्टम का टैक्स प्रणाली चलती थी, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 28 धार्मिक अनुदेशों को न मानने की आज़ादी। इसका मतलब क्या है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। दैट मीन्स धार्मिक शिक्षा आप अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर नहीं दे सकते। नेक्स्ट आपके पास आता है सांस्कृतिक में शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 में 30, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो माइनॉरिटी शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। तो माइनॉरिटी किस आधार पर बोलते हैं? एक तो होती है भाषा के आधार पर, और एक होती है धार्मिकता के आधार पर। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो भी भाषा कम बोली जाती है या उसको जो कम बोलने वाले हैं वो भी माइनॉरिटी में शामिल होते हैं, ठीक है। कल के दिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि माइनॉरिटी जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, नहीं, इट्स नॉट डिफाइन। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को बनाने में उन्हें चलाने का अधिकार रखते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मैं डायरेक्ट आर्टिकल पे ही इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट आर्टिकल आएंगे पीसीएस के एग्जाम में,
कोई भी स्टेट का एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, वह डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है। व्याख्या कि क्यों चलाया जाता है, कैसे होता है, कौन सा इस पर केस लगा हुआ है, ये सब मेंस का कहानी है। जब मेंस हम देखेंगे तो उधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलता है? संविधान के उपचार का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसको क्या बोला था? भारतीय संविधान की आत्मा में हृदय बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला था? क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आर्टिकल 32 आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे प्रोटेक्ट करेगा। फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी करेंगे, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का सहारा लेगा, जो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के आधार पर रिट जारी करेगा, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का सहारा लेगा और फंडामेंटल राइट्स और सिविल राइट्स के लिए रिट जारी करेगा। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि जो हाई कोर्ट की रिट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट की रिट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स पर इशू करेगा और आपका हाई कोर्ट फंडामेंटल एंड सिविल राइट्स दोनों पर रिट इशू करेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल मस्ट है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, जो कि रिट जारी करने की पावर देते हैं, ठीक है। अब रिट कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की होंगी। देखो, पहली होगी हेबेस कॉर्पस, दैट मीन्स बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है कि प्रस्तुत करो। कभी कभी ना मैच द फॉलोइंग में इनके स्टेटमेंट का पूरा नाम पूछ लेते हैं कि मतलब क्या है। हेबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करो। किसे? जिस व्यक्ति को आपने बंद किया हुआ है, जिसके अधिकार हनन होते हैं। दूसरा है मैंडेमस, परम आदेश। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, कोर्ट बोलता है हम आदेश देते हैं। तो आदेश क्या देते हैं कि आप जो भी कार्रवाई आपने अभी तक की है वो हमारे सामने लेकर आए और उस व्यक्ति को भी पेश करें। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिटेशन, प्रतिषेध। अब ये प्रोहिबिटेशन किसको दे रहे हैं? निचली अदालत को, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक, उनको ये बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निचली अदालत को किसी भी जाने माने व्यक्ति के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास उत्प्रेषण, दैट मीन्स शिश्योरी। इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश पर ही निचली अदालत कार्य करेगी। दैट मीन्स अब निचली अदालत से केस ट्रांसफ़र भी हो सकता है। मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर किसी भी लोकल एरिया की जो भी निचली अदालत है वो उस फैसले को सुन रही है, उस केस को सुन रही है, तो वह केस इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्योवेलेंटो, अधिकार प्रश्य। अब उस अधिकारी से पूछा जाएगा या उस ऑफिशियल से पूछा जाएगा या उस राज्य से पूछा जाएगा कि किस आधार पर आपने ये काम किया, वायलेशन किया। तो दैट मीन्स ऑन विच बिहाफ, ठीक है। तो रिट के संबंध में केवल और केवल संसद आदेश जारी करती है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पांचों रिट याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है इधर में कि कौन क्या है और क्या इसका मीन्स है। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट पीसीएस में वो डायरेक्ट आपसे पूछने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जस्ट वेट, आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? आर्म फोर्सेज, जितने भी हमारे सैन्य बल हैं उस पर फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं तो फिर वो व्यवस्था को कैसे देखेंगे? वो तो अपने धरने में भी बैठ सकते हैं ना। हड़ताल हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, ठीक है। इसमें ये ब्रिटिश से लिया गया कानून है, ब्रिटिश लॉ है। नोट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, नेवर। कब? जब आपातकाल देश में लग रही हो। ध्यान सुनिएगा कि व्हेन एवर एमरजेंसी इज अप्लाइड इन इंडिया देन आर्टिकल 20 and 20 will never be suspended, but other article will suspend. Be careful यहाँ पर
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होगा, बर्खास्त नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फंडामेंटलाइज को देखा है। अब हमारे पास भाग 4 आता है, राज्य नीति निर्देशकता। तो दैट मीन्स DPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये थोड़ा पॉलिसी गलत हो गया यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, ये पूछता है भाई DPS हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड। कौन से आर्टिकल में आता है ये, आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये करता क्या है, ये राज्यों के लिए दिशा निर्देश देगा, किस लिए, ताकि वो पॉलिसियाँ बना सके। ध्यान से सुनिएगा, ये केवल और केवल डायरेक्शन देगा, किस संबंध में, पॉलिसी बनाने के संबंध में। सरकारें जब पॉलिसी बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, स्कीम्स बनाती हैं, तो इसी भाग 4 का सहारा लेती हैं। ठीक है, और भाग 4 जो है DPS वो नॉन जस्टिसिएबल है, न्याय संगत नहीं है। दूसरा यह वेलफेयर स्टेट को परिभाषित करता है। हम बोल सकते हैं कि अगर भारत में आपके यहाँ DPS लागू होता है कंप्लीटली अच्छी तरीके से, तो भारत एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम दिशा निर्देश का यंत्र भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम अगर हम लॉन्च करें ताकि एक डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको नोवेल फीचर्स बोला था, और कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, G. ऑस्टिन ने इसको बोला है। तो जो आपके पास DPS है उनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, आर्टिकल 36 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा, वही जो आर्टिकल 12 में मेंशन की हुई थी। आर्टिकल 36 स्टेट हो गया। 37 देखिएगा, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई DPSPs फॉर मेकिंग लॉ। नीति बनाने वक्त DPS को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। ध्यान से सुनिएगा, और यही कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमने जब डिवीज़न देखा है DPS का, तो पहला डिवीज़न आता है सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या था कि हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराएं लोगों को। ठीक है, और जिससे हम वेलफेयर स्टेट की ओर आगे बढ़ें। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म स्टेट भारत है उसके संबंध में ये प्रोविजन होता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म स्टेट है भारत, लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो देखिएगा। आर्टिकल 38 का एक क्लॉज बोलता है कि भारत हमेशा वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 38 का B, ये इम्पोर्टेंट है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार आय में असमानता, इनइक्वालिटी, अवसरों की कमी को कम करना था। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 38 का जो B क्लॉज है 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत जोड़ा गया, जिसमें हमने इनइक्वालिटी की बात करती है, इनइक्वालिटी इन इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनकम में इनइक्वालिटी है तो जो हमारे पास वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे फुलफिल करेंगे। आर्टिकल 39 बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, मेल और फीमेल कोई भी हो तो अगर 2 काम कर रहे हैं सबके लिए समान वेतन होगा। आर्टिकल 39A मुफ्त न्याय, लीगल एड मुफ्त रहेगी। ये कब जोड़ा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें नालसा को गठित किया जाता है। ठीक है, 1987 में द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत इसको लागू किया जाता है। और लोक आयुक्त, लोक अदालत का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से निकल कर आता है। नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, मनरेगा एज लाइक, कार्य का अधिकार। आर्टिकल 42 वुमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब कार्य करने के लिए आपका मानवीय कंडीशन होनी चाहिए और मातृत्व का जो सहायता है वो भी आपको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43
टू सिक्योर लिविंग वेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर, जीवन यापन को बचाना एवं जीवन स्तर में सुधार। ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ये सोशलिज्म को परिभाषित करते हैं। आर्टिकल 43A, इसके अंदर में क्या बोला गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी उद्योग होंगे उनके प्रबंधन में मजदूरों की भी हिस्सेदारी होगी, और तभी से जो हम कॉन्सेप्ट देखते आ रहे हैं लेबर यूनियन एज लाइक, इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया। आर्टिकल 47 बोलता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के जीवन स्तर के साथ साथ उनके पोषण युक्त भोजन की भी व्यवस्था करे। तो हमने कॉन्सेप्ट दिया DPS, ठीक है, मुफ्त अनाज दिया जाता है एज लाइक। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गांधीवाद इसको भी बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 40 में आता है स्व सरकार, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट अर्थात विलेज पंचायत, पंचायतों का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 40 में आता है। आर्टिकल 43 के गांधी कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है, कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्योग। आर्टिकल 43B में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, सहकारिता समिति की बात की गई है। आर्टिकल 46 SC/ST वुमेन वीकर सेक्शन को प्रमोट करना है एजुकेशन के रास्ते, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एजुकेशन में जो प्रमोटेड किया जाएगा वो किन को किया जाएगा, SC/ST वुमेन एंड वीकर सेक्शन को, आर्टिकल 46 के अनुसार। आर्टिकल 47 जितने भी आपके मादक पदार्थ हैं, इंटॉक्सिक ड्रिंक एंड ड्रग्स हैं, उनको आप सेवन करने से रोकना होगा, आर्टिकल 47 बोलता है राज्य के लिए। आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट है, गौवन हत्या पर रोक, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ। अब तीसरा जो आपके पास DPSP का डिवीजन है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ इसने लागू किया है, इससे पहले गोवा था। आर्टिकल 45 क्या बोलता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा में देखभाल, जैसे आंगनवाड़ी, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है कब जोड़ा जाता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। पहले 14 वर्ष आयु थी, बदलाव किया जाता है, ठीक है। पहले 6 से 14 था, अब वो 6 वर्ष है, वो भी कहाँ पर, आंगनवाड़ी में। आर्टिकल 48 में आता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, कृषि, और कृषि भी कैसी, वैज्ञानिक तकनीकी से, वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पशुपालन तथा वैज्ञानिक माध्यम से कृषि। आर्टिकल 48A 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार हम क्या करेंगे, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बढ़ाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल पैलेसेस, धरोहर तथा ऐतिहासिक स्थल को बचाना। आर्टिकल 50 टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स पृथककरण की बात करता है, सेपरेशन की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया जाता है। न्यायपालिका में कार्यपालिका का सेपरेशन है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व शांति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स है वो हमेशा बड़े होंगे DPSP से। दूसरा वो टिप्पणी करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों मिल जाएं तो भारत के अंदर में एक सामाजिक क्रांति देखने को मिलेगी। कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सबके पास समान अवसर होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सब अच्छे से जीवन यापन करेंगे, सब खुश रहेंगे, और जब खुश जनता है तो देश भी लाजमी खुश रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 4A, जिसमें हमने बात की है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, और ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से, USSR से। देखो हमको ड्यूटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको सब कुछ दे रहा है, हम क्या दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते देश को, ठीक है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है।
अब जो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी है ये है, सवर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया। कमेटी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। जो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी है कब ऐड होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा जाता है। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, जैसे देखिएगा, पार्ट 4 ए जोड़ा गया, आर्टिकल 51A अलग से आर्टिकल जोड़ा गया, अलग से एक पार्ट जोड़ा गया और 10 ड्यूटी को जोड़ा गया। लेकिन जो 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आता है उसमें एक ड्यूटी और जोड़ी गई। अब भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी है वो 11 ड्यूटी है। ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल होगी, ये केवल और केवल नागरिक के लिए होगी। ये ड्यूटी केवल मॉरल और सिविल ड्यूटी होगी। आपकी खुद की बुद्धिमत्ता पर ये काम करेगी। आपको क्या अच्छा लगता है कि भाई हमारा देश प्रोग्रेस करे, तो खुद आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बोला गया कि ये जस्टिसेबल नहीं, ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता। तो ये ड्यूटी कौन कौन सी है एक बार देख लीजिएगा। 51 आर्टिकल 51A का फर्स्ट क्लॉज, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है। दूसरा, फॉलो द नोबल आइडिया एंड इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जितने भी हमारे आज़ादी के दौरान, नेशनल मूवमेंट के दौरान जितने भी व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे थे, उनके जो विचार हैं उनसे हमको इंस्पायर करना है। नंबर 3, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो भारत की सर्वप्रभुता, एकता और अखंडता है उसको आप प्रोटेक्ट करना है और उसको निक्षुण रखना है। डी, डिफेंड कंट्री एज नेशनल सर्विस। अगर हमें देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ड्यूटी भी देनी पड़े, अपनी सर्विस भी देनी पड़े, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, हमको सौहार्दपूर्ण और भाईचारे की जो मिसाल है उसको शामिल करना है, उसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट, एफ क्या बोलता है, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। जो भी भारत का एक मिक्स संस्कृति है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसको आप प्रिजर्व करना, उसको बचाए रखना है। और जो भी हमारे पास रिच हेरिटेज है उसको भी आपको कंजर्व करना है। जी, 51A का जी क्लॉज क्या बोलता है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने आपने कहाँ पर देखी थी, DPSPs में भी देखी थी और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में शामिल है। उधर में हमने देखा था नेचर को बचाना, 48A 48 आई थिंक, ठीक है, आर्टिकल 48। नेक्स्ट आपके पास आता है 51A का H, डेवलप साइंटिफिक टेम्परमेंट। जो भी आप है, आप अपने अंदर में वैज्ञानिक सोच को डेवलप कीजिए। जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, जो कहीं पर हम चले जाते हैं तो झाड़ फूकी होती है, इससे बचिएगा। नेक्स्ट, आई क्लॉज क्या बोलता है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी सरकारी संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको आप बचाइएगा। जे, टू स्ट्राइव एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी द नेशन राइज टू हायर लेवल। हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे एक्सीलेंस सभी क्षेत्रों में अपने आप को साबित करना है जिससे देश ऊंचाइयों के स्तर पर पहुंचे। और अंतिम ड्यूटी है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने की जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है और सरकार भी वहाँ पर क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। अलग अलग प्रोग्राम चलाती है ना गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमने आज आपका फंडामेंटल राइट्स, DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटी का जो चैप्टर है उसको अच्छे से देखा है और टू द पॉइंट हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की है, क्योंकि जब आप PYQs देखेंगे स्टेट PSC के तो आपको हूबहू इस तरह ही आर्टिकल पूछे जाए हैं। अब अगर आप UPSC के भी आर्टिकल देखेंगे वो भी इस तरह ही हूबहू क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन मिलता भी है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप और बेहतर कंटेंट क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्लिप फॉर्म में डेटा प्रोवाइड कराते रहते हैं ताकि आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसमें बूस्ट मिले। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से दोबारा से वीडियो को सुनिएगा क्योंकि ये और PYQs ज़रूर देखिएगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।